2024 के चुनावों के लिए बीजेपी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है और ये लाजमी भी है। प्रधानमंत्री इस साल के खत्म होने तक 100 रैलियां देश भर में करेंगे। जिन क्षेत्रों पर खास फोकस बीजेपी का है प्रधानमंत्री की इन रैलियों के लिए, वो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो ओडिशा है और साथ ही पश्चिम बंगाल है। 160 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर इंटेंस कैंपेन, भीषण कैंपेन किए जाएंगे। फिर एक बार देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को 5-5 पीढ़ी की तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल की शुरुआत में ही चुनावी रण का उद्घोष कर दिया। कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक पार्टी की हर इकाई को जागृत करने का आह्वान किया और खींच दी वो लकीरें जो पार्टी के चुनावी ब्लूप्रिंट से जुड़ गई। साथियों, भाजपा के विजय अभियान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है, शिव जी के भी कहते हैं ना, तीसरा नेत्र सबसे सामर्थ्यवान माना जाता है। ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है और मैं उनको बार बार नमन करता हूं। तय ये हुआ है कि जब अब तक के कई चुनावों से ये साबित हो चुका कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है, तो 2024 के महारण की विधिवत घोषणा तक प्रधानमंत्री मोदी की कम से कम 100 रैलियां देश भर में आयोजित की जाएंगी। बीजेपी ने लगभग 160 ऐसी लोकसभा सीटें चिन्हित की हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन जीत नहीं दिला सका। उन सीटों को 4-4 लोकसभा सीटों वाले क्लस्टर में बांटा गया है। प्रधानमंत्री की अधिकतर रैलियां इन्हीं क्लस्टर्स में व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएंगी। मोदी मैजिक के सहारे करीब 45 से 55 रैलियों के जरिए इन क्षेत्रों में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ताकत झोंकेगी। नरेंद्र मोदी जी सरकार 2024 में बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, ये जनता बोल रही है। तो किस आधार पे बोल रही है? कि जो 9 साल में मोदी जी ने किया है, जनता को दिख रहा है कि एक प्रधानमंत्री 1 घंटे की छुट्टी नहीं लेता, जो अपनी माता जी के देहांत पर भी घर पे नहीं बैठते। ऐसा प्रधानमंत्री जो तपस्वी के रूप में काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, तो उससे सारी पार्टी प्रेरणा लेती है और उस प्रेरणा से काम करती है। जिन 160 सीटों पर बीजेपी मेगा प्लानिंग कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वहां पहले 80 सीटों पर खुद अमित शाह और बाकी 80 पर जेपी नड्डा जनसभाएं करके माहौल बनाएंगे। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद वहां जाकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रैलियां और जनसभाएं करेंगे। 365 दिन आपका ये काम चलता रहता है? हाँ, पार्टी 365 दिन काम करती है और 365 दिन नहीं, 365 दिन व रात काम करती है। दिन और रात काम करता है। पार्टी का नेतृत्व इतना मेहनती है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शन के रूप में, कि रात को 2 बजे भी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, गृह मंत्री जी रात को 1:30 बजे 2 बजे फोन करते हैं, नड्डा जी का 1:30-2 बजे फोन आता है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री काम कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल है कि समझ लिए काम ही हमारा सबसे बड़ा आधार है। चुनावों की घोषणा तक इन 160 सीटों पर प्रचार और प्रहार की कवायद पूरी हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा फोकस देश की बाकी लोकसभा सीटों पर रहेगा। बीजेपी चुनावी अभियान में प्रथम चरण से आगे की ओर बढ़ चली है। दूसरी तरफ अप्रत्याशित चुनौतियों ने विपक्ष की सूरत बदल दी। भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पूरे भारत में विपक्ष का सुर फिलहाल एक सुनाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना की सीएम की बेटी भूख हड़ताल पर बैठी, तो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, टीडीपी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 दल एक साथ आए।
विपक्ष की तैयारियों में बयानबाजियां हैं और उन बयानबाजियों में भी एक दूसरे के साथ हितों के टकराने का विरोध भी। कांग्रेस चुनाव बाद पीएम पर मंथन के लिए आह्वान करती है तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पीएम पद की उम्मीदवारी सामने रखकर ही गठबंधन की डील करना चाहती है। टीएमसी कभी विपक्ष का नेतृत्व लेकर निकली थी, अब उसे कांग्रेस नहीं कबूल। ऐसी स्थिति में दावे ही दावे हैं। They will not get majority. All other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis and Shah come. बीजेपी के लिए आदर्श स्थिति है विपक्ष का बिखराव और टकराव, लेकिन विपक्ष की परिस्थितियों से परे उसे अपनी रणनीतियों में जनता से संवाद करना है और अपने प्रति विश्वास जगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से पदभार संभाला, उन्होंने एक निर्णय लिया कि कूटनीति को वो दिल्ली के बाहर लेकर जाएंगे। देश के कई अलग अलग राज्यों ने विदेशी मेहमानों को आते देखा है और ये तो G20 का साल है। G20 का आयोजन एक ऐसे साल में हो रहा है जब देश आम चुनावों की तैयारियां भी कर रहा होगा। ऐसे में जब किसी विदेशी नेता के साथ और उसके सामने वो हिंदुस्तान का प्यार और हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं, तो संकेत और संदेश पूरे मतदाताओं के सामने बहुत मजबूती से जाते हैं। पीएम मोदी की छोटी छोटी बातों के संदेश बड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लम्हों को इवेंट में बदलना जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, पीएम मोदी ने क्रिकेट कूटनीति से कई निशाने साध लिए। समुद्र में चीन की बढ़ती घातक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड संगठन। दोनों प्रधानमंत्रियों की दोस्ती की तस्वीरें चीन को बेचैन कर गई होंगी। भारत में G20 की मेजबानी के रास्ते दुनिया बदले भारत और उसका रुतबा देख रही है और देश देख रहा है प्रधानमंत्री को, जिन्होंने एक वैश्विक आयोजन को देश के लिए गौरव का अवसर बनाया। राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर, कर्नाटक में बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश में नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, गुजरात में सूरत और रण ऑफ कच्छ, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, पुणे भी G20 की धूम से झूम रहे हैं। तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, चंडीगढ़ के साथ इंदौर और खजुराहो का भी उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी की वैश्विक छवि, विदेश में रुतबा, विदेश नीति की बातें देश के लोगों ने बार बार सुनी, लेकिन जब उनके शहर का नाम दुनिया भर की महाशक्तियों समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करता दिखेगा, तो राजधानी दिल्ली जैसा रुतबा भी महसूस होगा और प्रधानमंत्री मोदी की जिस इमेज के बारे में देश ने सुना है, वो देखने का मौका छोटे छोटे शहरों को मिलेगा। 2024 देश का चुनाव है, ऐसे में देश के गौरव से जुड़ी बातों का असर पड़ना भी तय है। मतदाताओं के पास पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दावों को खुद परखने का मौका होगा और इसका असर 2024 के चुनावों पर पड़ना तय है।